जय हिंद बच्चों। जो आज का हमारा विषय है सैम्पल पेपर है और वो ASOSC स्कूल के बच्चों के लिए है और हमारा विषय है हिंदी और यह सैम्पल पेपर कक्षा 9 के बच्चों के लिए है, टर्म फर्स्ट 2024-25। तो बच्चों इस तरह का आपका पेपर आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल आएगी, स्कूल नेम इन द कैपिटल लेटर और स्कूल ID, सेक्शन और स्टूडेंट नेम इन कैपिटल लेटर और एग्ज़ाम रोल नंबर। इस तरह से आपके पेपर की शुरुआत होगी। उसके बाद आपका सामान्य निर्देश हिंदी में दिए होंगे। तो इसमें आपको जितने भी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न होंगे, जैसे इस प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न हैं, तो इसी तरह से शुरुआत होगी। तो जिसमें आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी, मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी में आपको उत्तर भी लिखना होगा। तो जो आप लिखोगे तो आप ध्यान अच्छी तरह से लिखना, कटिंग मत करना, क्योंकि स्पेस इतना ही होगा। अगर आप लिख के उसे काट दोगे तो दोबारा से आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, उसी में आपको लिखना है। तो जो भी लिखें आप सोच समझ के लिखें, जिससे आपकी गलती ना हो। ठीक है बच्चों। तो पेपर के पीछे भी आपको रफ पेज दिए जाएंगे। अगर कुछ बच्चे का बाई द मिस्टेक या गलती से कोई गलत उत्तर, किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, तो आप उस क्वेश्चन नंबर को जो खाली पेज दिए होंगे वहाँ पर डालकर उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती ना करें। अब वो डिपेंड करता है तो जो आपका क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे आपके टीचर, वो कंसिडर करें या ना करें। तो यहाँ अधिकतर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें इस तरह से दूसरा पॉइंट होगा, मूल्यांकन के लिए आवंटित अधिकतम जो समय दिया होगा वो 2.5 घंटे का होगा, यानी कि 150 मिनट। और तीसरा पॉइंट होगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। तो सभी प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए है। पुस्तिका में अपने उत्तर लिखने के लिए केवल नीले या बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। इस तरह आपको निर्देश दिए होंगे। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 5, अपने सभी उत्तर पुस्तिका में लिखें और सभी रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर करें। इस तरह का होगा। जो रफ कार्य होगा वो आपको पीछे दिया गया होगा। इस पुस्तिका में किसी भी पृष्ठ को अलग ना करें, फाड़े नहीं। ऐसा करने पर इसे अनुचित साधन के रूप में देखा जाएगा और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा कि आपकी कॉपी चेक की जाएगी या नहीं। तो आपको जो भी आपको प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसे आप अच्छी तरह से ध्यान से उस पर लिखेंगे, उसे फाड़ेंगे नहीं, ना इसको इस तरह से नुकसान पहुँचाएंगे जिससे वो खराब हो। ठीक है। तो 7वां पॉइंट होगा, निरीक्षक की अनुमति के बिना प्रतीक्षा कक्ष के बाहर न जाएं। इस तरह से आपको निर्देश दिए गए होंगे। और प्रश्न पत्र के बारे में आपको निर्देश इस तरह से होंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल टोटल जो आपको जो पर पेपर आएगा आपका, उसमें 29 यानी 29 प्रश्न दिए गए होंगे। और कृपया उत्तर देने से पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। कुछ प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको कुछ पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए भी दी जाएगी, जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और प्रश्नों का उत्तर चयनित प्रतिक्रिया कार्य यानी कि SRT या रचनात्मक प्रतिक्रिया कार्य या CRT द्वारा किया जा सकता है। जो मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव, मतलब एक तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, वैकल्पिक प्रश्न, और आपको लिखने वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पर SCRT और CRT की बात की गई है। एक SRT के लिए एक ही उत्तर दिया है, मतलब बहुविकल्प के लिए एक ही उत्तर दिया गया है। SRT प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर लिखोगे। जो आपका SRT होंगे, बहुविकल्प प्रश्न होंगे, तो आपको उसका विकल्प का चयन करना है। ठीक है बच्चों। CRT जो रचनात्मक लेखन होगा, आपको जो लिखने होंगे आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है बच्चों। अगला देखो पॉइंट नंबर 6, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निर्दिष्ट मतलब जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करेंगे। उत्तर देने से पूर्व विवेकपूर्ण तरीके से उचित विकल्प का चयन करें। एक से अधिक विकल्प चुनने पर दूसरा विकल्प अमान्य होगा। जो भी आप बहुविकल्प प्रश्न में या कि ऑप्शन वाले प्रश्न में जो भी विकल्प चुन रहे हैं उसका चुनाव ध्यान से करेंगे। ठीक है। अगर आपने 2 कर दिए तो वो अमान्य होगा, या कटिंग कर दी तो ऐसा नहीं, आपको एक ही प्रश्न ध्यान से, एक ही विकल्प ध्यान से चुनना है। ठीक है। अब इस तरह से जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 4 खंड में विभाजित होगा। कितने खंड बच्चों? 4 खंड में। ठीक है। पहला खंड जो होगा वो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होगा।
ठीक है। अब इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, आपको इसमें जो प्रश्न पत्र होंगे वो 1 से 5 होंगे। ठीक है, कितने प्रश्न पत्र होंगे बच्चों? 1 से 5, जो पहले गद्यांश में दिए गए होंगे। ठीक है, आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। जैसे आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्टदेव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से अवश्य ही संपूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की राशि बनकर रहती है। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में एक पैराग्राफ होगा, यानी कि अनुच्छेद होगा, आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके नीचे आपको बहुविकल्पक प्रश्न और रचनात्मक मतलब लिखने वाले प्रश्न दिए होंगे। ठीक है बेटा, जैसे पहला प्रश्न होगा, इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय में कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य क्या होता है। पहला प्रश्न, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। आवश्यकताओं को समाप्त करना, आवश्यकताओं को बढ़ाना, आवश्यकताओं की दासी बनना, या राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बच्चों, इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे आपको। जैसे इसमें पहले प्रश्न का उत्तर दूसरी लाइन में दिया गया है, दूसरे पंक्ति में। जैसे आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सटीक वो होगा 4 डी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पे इस तरह से करना होगा, जैसे उत्तर पुस्तिका में आपको निर्देश दिए होंगे, या टिक लगाना होगा, या उसे अच्छी तरह से इस तरह से सर्कल करना होगा। ठीक है, बबल को। तो आप ऐसा करेंगे, उसका चयन करेंगे। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्टदेव कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा, तो बच्चों इसमें इस तरह से प्रश्न होगा दूसरा, तो आपको सब पढ़ना है। इसमें ऑप्शन 1 वीरता, आत्मविश्वास, सफलता और आत्मनिर्भरता। तो इसका ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता, क्योंकि ये पैराग्राफ है, इस पर है और इसमें पैराग्राफ में भी दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न देखो, तीसरा, मनुष्य में आत्मनिर्भरता का प्रतीक क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आत्मविश्वास की भावना, सहयोग की भावना, देशभक्ति की भावना, स्वार्थ की भावना। तो इसमें जो उसका उत्तर होगा, इसका उत्तर ए होगा। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर होगा बच्चों ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आत्मविश्वास की भावना, जो आत्मविश्वास होता है वह इसमें प्रश्न में से पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, दृढ़ विश्वास, तो इसमें आत्मविश्वास की भावना है, जिसका उत्तर। अगला प्रश्न देखो बच्चों, कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कौन निरंतर सफलता प्राप्त करता जाता है? जीवन के क्षेत्र में निरंतर सफलता वही प्राप्त करता है जिसमें आत्मविश्वास होता है, स्वावलंबन की भावना होती है, राष्ट्र के प्रति कार्य करने के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने, या अपने निज स्वार्थ को न रखकर राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करके। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है पैराग्राफ को देखते हुए, अनुच्छेद को पढ़ते हुए ध्यान से। ठीक है, अगला प्रश्न होगा 5वां, कि जीवन में सफलता प्राप्ति का महामंत्र क्या है और क्यों? गद्यांश के आधार पर उसका उत्तर देना है आपको। गद्यांश को आधार, जैसे आप जो भी आपका पेपर में गद्यांश आओ उसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे इसमें ये गद्यांश जो दिया गया है पैराग्राफ, जीवन में सफलता प्राप्ति का महामंत्र आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबन की भावना है, दृढ़ विश्वास है, जो इसमें अपने आप को निपुण बना लेता है, इसमें अपने आप को गढ़ लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस तरह से आपको उसका उत्तर लिखते हुए चलना है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपको बच्चों, वो मेघ आए बड़े बंटन के, मेघ मतलब बादल। आपको भी एक ऐसा आपके प्रश्न पत्र में ऐसा ही एक पैराग्राफ होगा, तो आपको मतलब कविता होगी और उस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है।
आगे आगे नाचती गाती बिहार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाउन जो आयो गांव में शहर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी कागड़ा उठाए, बाकी चितवन उठ नदी टिटकी घूंघट सर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर ज्वार की, बरस बार सुधी लेनी बोलिए कुलाई लता और वो क्युआर की, हसाया ताल लाया पानी प्रात भर के। इस तरह का आपका एक कविता होगी, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे आप, जिसमें जैसे इसमें प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, किसके आने की से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। इसमें दिया गया है हवा के, मेघ के, धूल के, समुद्र के। तो इसमें मेघ मतलब बादल, तो इसका उत्तर बादल होगा। अगला प्रश्न देखो, यह पूरी कविता कौन से अलंकार का आवरण लिए हुए है। आपके सिलेबस में अलंकार है, तो उसे अब आपने अलंकार पढ़े होंगे तो आप उसका बड़े आसानी से उत्तर दे दोगे। तो इस पंक्ति में मतलब इस कविता में जिस अलंकार की बात की गई है इसका आवरण है वो मानवीकरण अलंकार है, तो इसका उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न देखो 8वां, पाउन जो आयो गाँव में शहर की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको बताना है, जैसे इसमें ज्यों आ गया आपने पढ़ा होगा, इसमें ज्यों शब्द आ जाता है तो उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है बच्चों, अगला देखो आगे प्रश्न नंबर 9, मेघ के आने पर लता ने क्युआर की ओट में क्या कहा। और तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखो कविता में, बरस बार सुधी लेनी बोलिया कुलाई लता ओट को हो क्युआर की, मतलब बहुत दिनों के बाद सुध लिए, पहले क्यों नहीं आए। इस तरह से आपका इसका उत्तर लिखना है। तो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब इसमें कविता में भाव क्या है इनका अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती बिहार चली, मतलब मेघ बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आंगन में, मतलब आसमान में बड़े बंठन के आए, जैसे इंसान बंठन के शादी ब्याह में जाता है, और तो उसी तरह से बताया गया है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, उनका स्वागत करने के लिए सबने अपने खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। और पाउन जो आयो गाँव में सारे, जैसे गाँव के जो जैसे गाँव में जो मेहमान आते हैं, पाउन मतलब मेहमान, जैसे गांव में आते हैं तो उनका स्वागत अच्छी तरह से किया जाता है, तो ऐसे ही बादलों मेघों का मतलब मेघ मतलब बादलों का स्वागत किया जा रहा है। इस तरह से आपको इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, जो अब यहाँ पर खंड 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पर, तो आपको अगर आपने पाठों को अच्छी तरह से पढ़ रखा है, ध्यान से समझ रखा है, तो इनका उत्तर आपको ध्यान से देते हुए चलना है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें लेवल डिसाइड होंगे, कौन से लेवल का कौन सा प्रश्न है। आपको यहाँ पर अंक नहीं दिए गए होंगे, आपको यहाँ पर लेवल के बारे में बताया गया है। तो लेवल जिस तरह से होंगे, पहले प्रश्न का जो लेवल होगा यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेकर प्रश्न 10 तक के लेवल के बारे में। तो यहाँ पर लेवल आते हैं, नंबर नहीं होते। तो आपको जो पहले प्रश्न का जो लेवल है, तो वो प्रश्न का लेवल होगा आपका 2 लेवल होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 दूसरे का भी 2 लेवल का होगा ये भी। और प्रश्न नंबर 3 जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, ये आपका 4 लेवल का होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 ये आपका 6 लेवल का, और ये आपका 5 व 8वां लेवल का, मैक्सिमम 8 लेवल होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर जो है 6, प्रश्न नंबर 6 भी आपका 2 लेवल का है। प्रश्न नंबर 7 भी आपका 2 लेवल का है। प्रश्न नंबर 8 आपका 4 लेवल का। ठीक है बच्चों, और इस तरह से प्रश्न 9 और 10 भी आपका 6 और 8 लेवल का। ठीक है बच्चों।
इस तरह से आपको ध्यान देना है कौन से लेवल का कौन सा प्रश्न है। अब आपको हम पाठ्य पुस्तक से मुझे प्रश्न आएंगे आपके बारे में मैं बताता हूँ, तो वो किस तरह से होंगे। इसमें जो प्रश्न है आपके यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके जो प्रश्न होंगे 11 से 16, वो 40 से 60 शब्दों के बीच में आपको लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न जिसमें आपको दिया है, कविता पानी से घिरे हुए लोग, जो आपके सिलेबस में है, में कवि ने लोगों की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, और कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है कि पानी में घिरे हुए लोगों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका वो सामना किस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे पानी के सामने अपने सामानों को लेके जाना, अपने पशुओं को लेके जाना, और अपनी जान को सुरक्षित बताना, एक सुरक्षित स्थान पर रहना ये आसान नहीं होता। तो इस तरह की समस्याएं और आपको बतानी है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जादू टूटता है पाठ के आधार पर किस समस्या को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इसमें आपको दिखाना है बाल मजदूरी के बारे में, किस तरह से बाल मजदूरी होती है, या बालक को अपना भविष्य नगर का मतलब शिक्षा के महत्व को बताया गया है, बाल मजदूरी के बारे में बताया गया है, शिक्षा महत्व कितना ज़रूरी है, शिक्षा बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, पढ़ाना चाहिए, और ऐसी ऐसी समस्याएं जो आपको लगती है वो पाठ के आधार पर इसमें आपको उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, मेरे संघ की औरतों के आधार पर सोच कर लिखे कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। क्योंकि पहले ज़माने में अभी भी ऐसे लोग हैं, इस मानसिकता के लोग, वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा पहले तवज्जो देते हैं। तो ऐसे ही पहले होता था। तो लेकिन दादी थी वो इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करती थी, वो चाहती थी कि उनके पहले ही जो पतोह के जो बच्चा हो वो पहले लड़की के रूप में हो। तो इस तरह से आपको इस पसंद का उत्तर देना है, और जो आपको और जो लगता है उसको इसमें उत्तर को जोड़ते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, अगला देखो प्रश्न नंबर 14। इसमें प्रश्न नंबर 14 में बताया गया है, 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर हीरा और मोती के पात्र किस प्रकार के से लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना चाहते हैं। किसमें बताते हैं राष्ट्रीय चेतना मतलब एक आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए जिस तरह से लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, अपने जीवन का त्याग किया और वो हार तक नहीं माने। तो ऐसे हीरा मोती को एक क्रांतिकारी के रूप में आपको दर्शाना है और उसका उत्तर देना है, और किस तरह से इस कहानी के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। जिस समय प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी उस समय भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, और तो सीधे कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिख सकता था। कहानी के माध्यम से लिखने के माध्यम से एक अच्छा साधन था, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना था। तो एक राष्ट्रीय चेतना में एकत्रित होकर किस तरह से लड़ा जाता है और किस तरह से अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, तो इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। और आप इसको अच्छी तरह से पाठ को पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर और अच्छी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर होगा 15, लाशा की ओर यात्रा वृत्तांत में यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो भी कठिनाइयाँ थी, पहले उन्होंने भेष बदला और उन्हें पता और उन्हें रहने की समस्या हुई, और पहाड़ों पर यात्रा करना आसान नहीं होता है। ठीक है, उन्हें चोरों का चोरी कर अपने सामान का चोरी होने का, चोरों से अपनी जान को खतरा था। जो भी समस्याएं आपको लगती है तो वो आपको लिखनी है सारी की सारी। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आएंगे। अगला देखो, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, इसको आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान देना बच्चों, जो उससे पहले थे वो 50 से 60 शब्दों में लिखने थे, ये आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। तो किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, किन्हीं 4 बिंदु में उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 बताने हैं कि पहला, एक दूसरे के वजन को वो अपने ऊपर लाते थे, मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देते थे। जैसे सांड ने जब इनके मारने के लिए आया तो हीरा मोती ने उसका मिलकर मुकाबला किया। ठीक है, और जब एक बार उनको बंद कर लिया गया था तो
इन्होंने एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ा, वो एक दूसरे को चाहते तो एक एक निकल के जा सकता था, लेकिन वो दोनों वहीं पर रुके और अपनी दोस्ती निभाई। इस तरह से आपको 3-4 पॉइंट आपको इस प्रश्न में देने हैं। ठीक है, अब इनके लेवल बता देता हूँ मैं आपको, इनके लेवल किस तरह से डिसाइड होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो लेवल होगा, वो क्वेश्चन नंबर 11 का लेवल होगा 4 लेवल होगा, 12 का भी 4 लेवल होगा, और 13 का 6 लेवल होगा, 14 का भी 6 लेवल होगा, 15 का 8 लेवल का होगा 15, और जो आपका 16वां क्वेश्चन है वो उसका लेवल 8 होगा। इस तरह से आपके लेवल डिसाइड किए जाएंगे इन प्रश्नों के। आगे देखो बच्चों, यहाँ से हमारा खंड 3 स्टार्ट होगा, वो व्याकरण से संबंधित होगा। इसमें क्वेश्चन 17 से लेकर 21 तक किए गए होंगे, वो बहुविकल्प प्रश्न होंगे, जो मतलब विकल्प ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे। आपको उनका उत्तर छांट कर लिखना होगा या उस पर टिक लगाना होगा। ठीक है, जिसमें देखो पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है, चोर ने माँ जी से पूछा, आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें बताना है कि आपको निषेध लग रहा है, या प्रश्नवाचक है, या आज्ञावाचक है, या ज्ञानवाचक है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रखा है, तो ये प्रश्नवाचक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, वह बहुत जोर से हंस रहा है। तो इस वाक्य का विस्मयवाचक वाचक किस तरह का होगा। मतलब अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है, वह बहुत जोर से हंस रहा है, या वह बहुत जोर से नहीं हंस रहा, अरे वह बहुत जोर से हंस, इसमें विस्मयादि चिन्ह नहीं है। इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा, पहला होगा। अगला देखो, वाक्य का वह अंश जो क्या कर रहा है प्रश्न का उत्तर देता है, इसमें क्या कर रहा है इसे ध्यान में देना। इसमें किसकी बात की गई है, क्रिया की बात की जा रही है, विशेषण की नहीं है, कर्ता नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो इसका उत्तर क्रिया होगा। अगला देखो, अत्यधिक, कम, थोड़ा व जरा शब्द किस क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया विशेषण को आपने ध्यान से पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। क्रिया विशेषण के भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उसका उत्तर होगा, क्योंकि परिमाण की बात अधिक, कम, थोड़ा, ज़्यादा की बात की जा रही है, तो उसका परिमाणवाचक ही होगा। तो इसका ऑप्शन पहला होगा। ठीक है बच्चों, इस जहाँ पर स्थान दिया होता तो स्थानवाचक होता है, रीतिवाचक या तेज इस तरह की बात की जाती है, वह तेज दौड़ता है तो वह रीतिवाचक होता है। कालवाचक समय की बात की जाती तो वह कालवाचक होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का उदाहरण है। अर्थालंकार बताना है, कौन सा अर्थालंकार, वक्रोक्ति है, श्लेष अलंकार है, रूपालंकार है, या यमक अलंकार है। तो आपको बताना है वक्रोक्ति नहीं है, श्लेष तो ये शब्द अलंकार का हो गया, और यमक भी शब्द अलंकार का, तो रूपक है अर्थालंकार का, तो इसका उत्तर सी होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 22। पहले इनके मैं आपको लेवल बता देता हूँ 21 तक, जो आपको दिए गए होंगे आपके लेवल, तो ध्यान से देखना बच्चों। तो इसमें पहला, इसमें 17 का जो लेवल होगा वो 17 का प्रश्न का 2 लेवल होगा। उसके बाद 18 का जो लेवल होगा वो लेवल 4 होगा। 19 का जो लेवल होगा वो 4 लेवल होगा। 20 का जो लेवल होगा वो आपका 6 लेवल होगा, और 21 का जो लेवल होगा वो आपका भी 6 लेवल का होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो, अनियमित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें बताना है रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, नाम तथा उनके एक उदाहरण दीजिए। आपको बताना रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। उनके उदाहरण देते हैं, जैसे वह जाता है, ठीक है,
वह कर्मक क्रिया होगी, इसमें कर्म की बात नहीं की गई। अगर वो होता कि वह स्कूल जाता है, इसमें स्कूल एक कर्म हो गया। वह कपड़े धोती है, उसमें कपड़े कर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक उदाहरण देना है। जैसे पहला उदाहरण होगा, वह जाता है, तो ये इसमें बात नहीं की जा रही कहाँ की, बस सिर्फ क्रिया है दी गई है, तो वह अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और दूसरा, वह स्कूल जाता है या वह कपड़े धोती है या वह कपड़े धोता है, तो यह किस सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि क्रिया धोती है, क्या धोती है, कपड़े, तो उसका उदाहरण सकर्मक क्रिया। जिस तरह से आपको उत्तर देने हैं का उदाहरण है। अगर इसमें दो उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं तो आप दो उदाहरण देंगे, अच्छी तरह से इस क्रिया को पढ़ेंगे तो आप उत्तर आराम से दे सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है प्रश्न 23 में 23 में, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का नाम लिखिए, आपको प्रत्येक के नाम लिखने हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप उनका नाम बता सकते हैं। पहला साधारण वाक्य, मतलब विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला होगा बच्चों जैसे विधान वाचक, दूसरा होगा आपका निषेधवाचक, तीसरा आपका होगा आज्ञावाचक, चौथा आपका होगा विस्मयवाचक, पांचवा आपका होगा संकेतवाचक। सबके आपको उदाहरण मालूम होने चाहिए, ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है प्रश्न पत्र में। छठा होगा इसका संदेहवाचक, सातवां होगा इसका प्रश्नवाचक, और आठवां होगा इसका इच्छावाचक। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। इनके उदाहरण भी आपको दो कम से कम दो उदाहरण इनके याद होने चाहिए। तो किसी के भी पूछ सकता है आपको कि उदाहरण इनके उदाहरण दीजिए, संदेह के दीजिए, प्रश्न के दीजिए या इच्छावाचक के उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 24, श्लेष तथा यमक अलंकार में अंतर स्पष्ट करिए तथा दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द एक ही बार दिया गया हो, उसके अलग अलग अर्थ हों, तो वो श्लेष अलंकार होता है। आपको दोनों की परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। और यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द दो बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते शोकुनी मादकता आदि का है, तो इसमें कनक दो बार आया हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ऐसे श्लेष अलंकार का आपको एक उदाहरण देना है। ऐसे श्लेष अलंकार का उदाहरण है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। जैसे पहले पानी का अर्थ है जल, दूसरे आत्मसम्मान, तीसरे की चमक। इस तरह से आपको उत्तर देना है, बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 25 देखो, कलावाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ ध्यान रखना कि प्रश्न नंबर 24 जिस तरह से आपको यहाँ पर श्लेष का यमक का पूछा है, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा रूपक का यमक का किसी का भी पूछ सकता है। सबकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए और सबके आपको कम से कम 2 उदाहरण होने चाहिए, जिससे आप कोई से भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप उसका उत्तर दे सकें। बस अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 25, कालवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको कालवाचक और रीतिवाचक जो ये क्रिया विशेषण के भेद है, तो उनका आपको एक एक उदाहरण देना है। जैसे यहाँ पर रीतिवाचक का उदाहरण होगा कि या पहले रीतिवाचक की परिभाषा समझ लो। जो अव्यवहारिक शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बालक घबराकर चुप हुआ, मतलब यहाँ पर बालक घबराकर चुप हुआ, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा, जैसे घबराना या वह तेज दौड़ता है, मतलब
अविकारी शब्द दिखे आपको किसी भी वाक्य में, वो रीतिवाचक ही होगा। तो उसमें जैसे वह तेज जोड़ता है, इसमें तेज रीतिवाचक है, ठीक है। अब देखो कालवाचक, कालवाचक का आपको उदाहरण देना है। जैसे अब उसे दिल्ली जाना है, तो इस वाक्य में जो अब है वो कालवाचक का उदाहरण है। और अब में जिस आपको जो भी ये शब्द आपको लगे किसी वाक्य में दिए गए हैं, अब, तब, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी तक, बार बार, तो ये सारे के सारे कालवाचक के ही उदाहरण होंगे जो जिनमें भी आपको ये शब्द दिखे, तो आपको इस तरह से छांटने हैं, ठीक है बच्चों। रीतिवाचक के भी उदाहरण मैंने आपको बता दिए। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ना है, बालक तेज दौड़ता है। छात्र गिड़गिड़ा कर बोला, तो इस तरह से गिड़गिड़ाना, तो ये सब किस तरह के शब्द हैं, रीतिवाचक के शब्द होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है और इनका उत्तर आपको लिखना है। अगला देखो प्रश्न नंबर 6, रमेश मैदान में खेल रहा है, ठीक है। इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को लिखो तथा क्रिया विशेषण का प्रकार भी बताइए। तो इसमें इस प्रयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण को लिखना है कि रमेश मैदान में खेल रहा है, और इसमें क्रिया उसका भेद भी बताना है, कौन सा भेद है। तो बच्चों इस वाक्य में स्थान की बात की जा रही है, मैदान की बात की जा रही है, तो यह स्थानवाचक होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैदान में, अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, दाहिने बाएं, या इस तरह से स्थान की बात की जाए तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न नंबर 22 से लेकर 22, 23, 24, 25, 26 ये आपको व्याकरण से संबंधित होंगे, जो आपको लिखने होंगे, ठीक है बच्चों, लिखने वाले प्रश्न होंगे ये। और इनके उत्तर आपको प्रश्न अनुसार लिखने हैं। कुछ में 40 से 50 भी पूछ सकता है, 60 से 70, या जो आपको उचित लगे उसी के अनुसार आपको इनका उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। तो इनका लेवल मैं आपको बता देता हूँ, इनका लेवल कौन कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 22 का जो लेवल होगा वो लेवल 4 होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर इसका 23 का लेवल भी 4 होगा। प्रश्न नंबर 24 का लेवल 6 होगा। प्रश्न नंबर 25 का लेवल 6 होगा। और प्रश्न नंबर 27 का जो लेवल होगा, 26 का लेवल, वो 8 लेवल होगा, ठीक है बच्चों। तो अगला देखो, आगे ये खंड 4 स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर लेखन कार्य, रचनात्मक लेखन, ठीक है। तो आपको जो सिलेबस में लघु कथा है उससे संबंधित होगा क्वेश्चन नंबर 27, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस तरह से आपको एक विषय दिया गया होगा और आपको उस पर लघु कथा लिखनी होगी 100 से 120 शब्दों में। इसलिए अथवा में पूछा जाएगा, ठीक है। मुक्ता का परिणाम, इस पर आपको एक लघु कथा लिखनी है, तो आपको ऑप्शन दिया गया होगा, तो आपको इनमें से एक पर लघु कथा लिखनी है। इतना ध्यान रखने बच्चों, आपको 150 से 200 शब्द, 100 से 150 या 100 से 120 शब्दों में आपको लघु कथा लिखनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखें। जो प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। तो आपको पत्र 100 से 120 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जैसे कुछ समय पहले आई बाढ़ के कारण आपके क्षेत्र में जलभराव हो गया, जिस कारण से कई तरह की बीमारियां पनपने की आशंका बनी हुई है। इसकी रोकथाम करने के लिए उचित कार्यवाही के संबंधित अधिकारी को या नगर निगम अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। तो आपको यह औपचारिक पत्र होगा, अनौपचारिक पत्र में ऑप्शन में दिया गया होगा, आपको औपचारिक पत्र लिखना होगा या अनौपचारिक पत्र, ठीक है बच्चों। दोनों में से आपको एक लिखना होगा। अनौपचारिक पत्र किस तरह से होगा, देखो, अधिक व्यस्त होने के कारण इस बार रक्षाबंधन के मौके पर आप अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाए, यह सूचित करते हुए अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर खेद व्यक्त करना है। तो आपको एक इस तरह से ब्लड रिलेशन से या सगे संबंधी रिश्तेदार से संबंधित इस तरह का पत्र आएगा,
तो जिसमें आपको बेटा विशेष ध्यान रखना है, अधिकतर बच्चे इसमें विषय लिख देते हैं, ठीक है। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय नहीं होता, ठीक है। आपको विषय नहीं लिखना उसमें, सब्जेक्ट जिसे आप सब्जेक्ट कहते हो, ठीक है, विषय नहीं लिखना। सिर्फ विषय किस में आएगा, औपचारिक पत्र में, फॉर्मल लेटर में। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर में विषय नहीं आता, वो ऐसे ही अंग्रेजी में भी होता है, ठीक है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको एड्रेस लिखना है, आपको उसका प्रश्न पत्र का प्रारूप दोनों का अलग अलग है, औपचारिक का अलग होगा, अनौपचारिक का अलग। आपको प्रारूप, आपको प्रश्न पत्र मतलब पत्र लिखना आता है तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। इनकी तैयारी आपको करनी है, लिखने की करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसको अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो इसमें जो इनका जो लेवल है प्रश्न पत्र का वो 27 का 1 से 8। इसमें आपको जैसा आप लिखोगे तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से लेवल डिसाइड होंगे। तो आपको अच्छा लिखा है, आपको पूरे 8 लेवल मिले, 8 लेवल दिया जाएंगे। और आपने अगर जैसे ही आप इसकी गुणवत्ता या मतलब जिस तरह से आप उसे लिखते हैं उसी के अनुसार उसका आपको लेवल डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे लिखने की, जिससे आप प्रश्न पत्र मतलब लेटर को यानी पत्र को अच्छी तरह से लिख सको, ठीक है। ऐसे ही अगला जो इससे पहले का जो प्रश्न है 27 तो 27 भी होगा, वो भी 1 से लेकर 8 लेवल का होगा। तो आपको डिसाइड मतलब अच्छी तरह से आपको लिखना है, बनाकर नहीं लिखनी कोई भी, कभी मतलब बनाकर तो आपको लिखनी होगी। अगर कोई कल्पना पर आधारित कोई कहानी आ जाती है लिखने के लिए, ठीक है। अगर कहानी जब लघु कथा लिखते समय बस इतना ध्यान रखना है, एक बात को कई बार रिपीट नहीं करना, अपने मुख्य केंद्र पर ही रहना है, मुख्य बिंदु पर रहना है, विषय से भटकना नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, और अपने पॉइंट टू पॉइंट अपनी कहानी को सिलसिलेवार क्रम अनुसार आप लिखते चलें, जिससे आपको उसके अच्छे नंबर मिल सकें, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न होगा आखिरी का प्रश्न होगा, वो कितने नंबर का होगा, प्रश्न पत्र 29 लेवल इसके भी 1 से 8 होंगे, ठीक है। तो जिस तरह से जैसे ये ऑप्शन में या ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। इस तरह से देखो, साइबर सुरक्षा या जागरूकता ही समाधान है। साइबर सुरक्षा इस तरह का आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लोगों के पैसे निकाल ले जाते हैं, फ्रॉड कर लिए जाते हैं। तो इस पर आपको अच्छी तरह से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप इसका उत्तर लिख सकें। इतना ध्यान रखना है, इसमें संकेत बिंदु दिए गए होंगे, संकेत बिंदु को ही ध्यान में रखकर अपना मतलब निबंध लिखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। पहले भूमिका लिखनी है, फिर इसका अर्थ, फिर वर्तमान में चर्चा का कारण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को सुरक्षा साइबर फ्रॉड होते जा रहे हैं, फिर समाधान के लिए, फिर बचने के लिए। इस तरह पर आपको अच्छी तरह से पत्र लिखना है, अपने विषय पर रहना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रखनी है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में इस तरह से होगा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका में संकेत बनेंगे। राष्ट्रीय युवा की युवा राष्ट्र की आशा के रूप में युवाओं की शक्ति, दुनिया में सर्वाधिक युवाओं की भागीदारी, भारत में इसकी युवाओं की भागीदारी, इस तरह से निष्कर्ष, इस तरह से आपको एक निबंध दिया गया होगा और उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक बार 3-4 निबंध की आप घर पर प्रैक्टिस कर लोगे, पेपर से में जाने से पहले तो पेपर देने से पहले, तो आप उसके उत्तर अच्छी तरह से लिख पाओगे। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र दिए गए होंगे, दिया गया आपका सैंपल पेपर आएगा। आप उम्मीद है कि आपको प्रश्न पत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया है, आप इसी के अनुसार आप तैयारी करके जाएं और आपके अच्छे नंबर लाए। आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। जय हिंद बच्चों। बस